नमस्कार साथियों, उपासना यश के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करने के लिए इन्हें यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे ये न्यूज में थी। सेकेंड पॉइंट, सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से सूचना के अधिकार, लोकपाल, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण एवं शिकायत निवारण और भोजन के अधिकार आदि से संबंधित आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। थर्ड पॉइंट, इन्होंने सतर्क नागरिक संगठन नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की है। अगला अगला है क्रेमन थोडियम इंडिकम खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति है। सेकंड, ये प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। थर्ड, अल्पाइन पौधे की ये नई प्रजाति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की पेंगा टेंगसो झील में खोजी है और ये उस स्थान के लिए स्थानिक है। तो ये राज्य भी आपको याद रखना है जहां इसकी खोज हुई है, अरुणाचल प्रदेश। अगला अगला है रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, भ्रष्टाचार से निपटने और सैन्य खरीद में तेजी लाने के लिए 2001 में भारत सरकार ने एक एकीकृत रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी स्थापित करने का निर्णय लिया था। सेकंड, इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड, इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं के लिए आवंटित बजटीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करके निर्धारित की गई क्षमताओं और निर्धारित समय सीमा के अनुसार शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना है। फोर्थ, रक्षा अधिग्रहण परिषद दीर्घकालिक खरीद योजनाओं के आधार पर अधिग्रहण के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह आयातित तथा स्वदेशी रूप से यह विदेशी लाइसेंस के तहत उत्पादित उपकरणों सहित सभी अधिग्रहणों को मंजूरी प्रदान करती है। अगला अगला है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, इसका गठन वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गायों और गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास तथा पशु विकास कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए किया गया था। तो ये वर्ष याद रखना है आपको, 2019। सेकंड, ये मवेशियों से संबंधित योजनाओं के बारे में नीति बनाने और कार्यान्वयन को दिशा प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी सलाहकार संस्था है। थर्ड, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगा। अगला अगला है डंपिंग तथा एंटी डंपिंग शुल्क शब्द खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा घरेलू उद्योगों से शिकायतें आने के बाद चीन से आयात किए जाने वाले इस्पात उत्पादों पर लगाए जाने वाले एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने संबंधी आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए जांच शुरू की गई है, जिससे ये शब्द न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट है उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धति में जब कोई देश अथवा फर्म अपने घरेलू बाजार में किसी उत्पाद की कीमत से कम कीमत पर उस उत्पाद का निर्यात करती है तो इसे डंपिंग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड, डंपिंग किसी उत्पाद को आयात करने वाले देश में भी उस उत्पाद की कीमत को प्रभावित करती है, जिससे स्थानीय विनिर्माण फर्मों के लाभ पर चोट पहुंचती है। थर्ड, उत्पादों की डंपिंग और इसके द्वारा व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। फोर्थ, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ व्यवस्था सहित वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार किसी देश के लिए घरेलू निर्माताओं को बराबर का अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे डंप किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है। फिफ्थ,
ये शुल्क किसी अर्ध न्यायिक निकाय जैसे भारत में DGTR द्वारा गहन जांच के पश्चात लगाए जाते हैं। अगला अगला है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह कई अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, जिससे ये गलियारा न्यूज में था। सेकंड, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन के सिंजियांग प्रांत के कासगर बंदरगाह तक लगभग 2242 किलोमीटर लंबी एक वाणिज्यिक परियोजना है। थर्ड, ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य चीन द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से दुनिया विश्व में बीजिंग के प्रभाव को बढ़ाना है। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन का निर्माण किया जाना शामिल है। फिफ्थ, ये गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के गिलगित बल्टिस्तान तथा भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र बलूचिस्तान से होते हुए गुजरेगा, जिससे भारत चिंतित है क्योंकि परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारतीय संप्रभुता के लिए नुकसानदेह साबित होगी। अगला है उजाला योजना और SLNP यानी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में इनके सफल कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। इन दोनों कार्यक्रमों ने देश भर में घरेलू और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है, जिससे ये प्रोग्राम न्यूज में थे। अब हम लोग इनको एक एक करके जान लेते हैं। पहला है उजाला योजना यानी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें पहला पॉइंट है, ये सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक जीरो सब्सिडी योजना है। सेकंड, इसे विश्व की सबसे बड़ी घरेलू प्रकाश परियोजना के रूप में जाना जाता है। थर्ड, इसे LED आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम यानी DELP के रूप में भी जाना जाता है, ये इसका अन्य नाम है। इसका उद्देश्य सभी के लिए ऊर्जा के कुशल उपयोग अर्थात इसकी खपत, बचत और प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना है। फोर्थ, प्रत्येक परिवार जो संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का घरेलू कनेक्शन रखता है, योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिए पात्र है। अगली है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम यानी SLNP। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। ये भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु एक सरकारी योजना है। सेकंड, इस कार्यक्रम के तहत EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड नगर पालिकाओं द्वारा किसी भी प्रकार के निवेश के बिना अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को LED से बदल देता है, जिससे EESL द्वारा किया जा रहा ये परिवर्तन अधिक आकर्षक हो जाता है। थर्ड पॉइंट, SLNP की योजना पूरे ग्रामीण भारत को कवर करने के लिए वर्ष 2024 तक 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की है। अब आपको इससे संबंधित नोट भी याद रखने। पहला है, इन योजनाओं को LED क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान के लिए साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड यानी सापिया 2017 ग्लोबल सॉलिड स्टेट लाइटिंग यानी SSL अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जैसे वैश्विक पुरस्कार दिए गए हैं। सेकंड, दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL द्वारा किया जा रहा है, जो विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। अगला है दो राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन शब्द खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, दो राज्य समाधान दशकों से चल रहे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में शांति बहाल करने के प्रयासों का प्राथमिक केंद्र रहा है। तो आपको याद रखना ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष से। सेकंड, इस समाधान के तहत इजराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य या देश की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, अर्थात दो अलग समुदायों के लोगों के लिए दो अलग राज्य। थर्ड, सैद्धांतिक रूप से ये इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के साथ ही उसे एक यहूदी बहुल आबादी बनाए रखने की अनुमति देता है
और फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश की व्यवस्था का प्रावधान करता है। फोर्थ, वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों तक सैन्य कार्रवाई और हिंसा का कारण बनी। वर्ष 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड संधि सम्मेलन में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमति बनी। फिफ्थ, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक टू स्टेट सॉल्यूशन जहां फिलिस्तीन और इजराइल की वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करता है, वहीं इस क्षेत्र में स्थायी शांति का आधार बन सकता है। आपको एक नोट भी याद रखना है, इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में हुए फिलिस्तीनियों के दो प्रसिद्ध विद्रोह हैं, जिनका उद्देश्य उन क्षेत्रों पर इजराइल के कब्जे को समाप्त करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है ओलिव रिडले कछुआ यानी ओलिव रिडले टर्टल्स खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय ने ओडिशा के वन और मत्स्य विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 800 ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, जिससे ये कछुए न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला है, ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले जिसे अरीबदा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना है, इनका जो सामूहिक घोंसला है उसे अरीबदा कहा जाता है। यहाँ अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर साथ आती हैं। सेकंड, ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग का होता है, जिसके आधार पर इनका नामकरण हुआ, यह नाम पड़ा। थर्ड, ओलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं। फोर्थ, ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। फिफ्थ, ओडिशा के गहीर माता समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला है सिक्स, इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में स्थान मिला है, जबकि साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। अगला है ब्लैक नेक्ड क्रेन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह ने तवांग जिले में जल विद्युत परियोजनाओं पर अरुणाचल प्रदेश सरकार का विरोध किया है, क्योंकि ये परियोजनाएं न केवल लुप्त प्राय ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी सारस के घोंसलों के मैदानों को प्रभावित करेंगी, बल्कि इस क्षेत्र के कई पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों को भी खतरे में डाल देंगी, जिससे ब्लैक नेक्ड क्रेन न्यूज में थे। सेकंड पॉइंट, इनको दलाई लामा के एक अवतार के रूप में मोनपा समुदाय द्वारा परम पूजनीय माना जाता है। थर्ड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया यानी WWF इंडिया जम्मू और कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग के सहयोग से लद्दाख क्षेत्र में ब्लैक नेक्ड क्रेन के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। फोर्थ, तिब्बती पठार सिचुआन यानी जो चीन में और पूर्वी लद्दाख अर्थात जो भारत में है कि उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र इस प्रजाति के मुख्य प्रजनन स्थल हैं। पांचवा, इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में, जबकि IUCN रेड लिस्ट में निकट संकट यानी नियर थ्रेटेंड और साइट के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। अगला है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये हम लोग देखते हैं इनको। पहला है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में ग्रेटर टिपरा लैंड के गठन को लेकर मांग तेज हो गई है। ग्रेटर टिपरा लैंड दरअसल इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT द्वारा की जा रही टिपरा लैंड की मांग का ही विस्तार है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना है। तो ये राज्य आपको याद रखना है, कहाँ ऐसी मांग की गई है, त्रिपुरा राज्य में। सेकंड, हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 3 यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3 योजना शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी,
इसका उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रम को पुनः सक्रिय करने और सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए तेजी से पूर्ण टीकाकरण कवरेज के अंतर्गत लाना था। थर्ड, वर्ष 1907 में पगड़ी संभाल आंदोलन शुरू करने वाले सरदार अजीत सिंह की स्मृति में संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 फरवरी 2021 को पगड़ी संभाल दिवस के रूप में मनाया है। यह एक सफल किसान आंदोलन था जिसने वर्ष 1907 में ब्रिटिश सरकार को कृषि से संबंधित 3 कानूनों को रद्द करने के लिए विवश किया। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, इसका मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन बर्लिन में, बी रोम में, सी जिनेवा में, डी वियना में। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी वियना में। अगला सवाल है आज के सेशन का सवाल नंबर 1। हाल ही में खबरों में रहा क्रेमेंथोडियम इंडिकम क्या है? ए ऑप्शन एक प्राचीन जीवित जीव, बी एक आकाशगंगा, सी पौधे की प्रजाति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी एक अल्पाइन पौधे की प्रजाति जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। ओलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये शाकाहारी होते हैं। दूसरा है इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। तीसरा है ये केवल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य हैं यानी गलत है बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सभी कथन गलत हैं। आपको पता होगा अभी हम लोगों ने देखा था ये मांसाहारी होते हैं न कि शाकाहारी, और इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है यानी संवेदनशील न कि इंडेंजर्ड। और तीसरा ये केवल प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में भी पाए जाते हैं। तो ये इसलिए तीनों कथन गलत होगा। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन 2018 में, बी 2019 में, सी 2020 में, डी 2021 में। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।